स्पेशली हेमंत बिष्ट जी से मिलने आए हैं। चलिए चलते हैं और उनसे मिलते हैं। एक ऐसे इंसान के बारे में जानेंगे आज हम जो खुद में अपने आप एक लेजेंड है। नमस्कार दोस्तों। सर नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम बैठे हैं जिनका परिचय देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, दुनिया इनको जानती है बहुत अच्छे से। इनको आप राइटर कहो, आप कंपोज़र कहो, या आप किसी भी फील्ड में जाके देख लो, सर का नाम हर जगह मिलेगा। तो सर मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल जर्नी विद एस आर जे पे। सूरज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया। सबसे पहले जब मैं यहाँ आ रहा था जी, तो मुझे रिजॉर्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज थी नहीं जी। जब मैंने आया और एकदम से मेरा दृश्य पड़ा, इतनी खूबसूरती। सर इसका कारण क्या और कैसे आपको ये आइडिया है? बिकॉज मैंने भी होटल मैनेजमेंट किया है और जब मैंने ये चीज़ देखी तो मेरी आंखें थोड़ी देर के लिए बस खुली रह गई। एंड जो हट्स हैं आपके, दीज थिंग्स आर रियली वेरी ब्यूटीफुल। सर इस कैसे आपने ये सब करा है यहाँ पे एस्टैब्लिश? सूरज जी आपकी नज़र है क्योंकि आपने होटल मैनेजमेंट जी से आपने अध्ययन किया है, वहाँ के आप डिग्री होल्डर हैं, तो आपका ध्यान ज़्यादा इस ओर गया होगा। अन्यथा हुआ क्या, मैं तो बेसिकली पढ़ा रहा था एक कॉलेज में और उसके बाद अभी रिटायरमेंट हुआ, तो मुझे लगा कि यहाँ पर हमने क्या करना चाहिए कि एक ज़मीनों की बहुत खरीद फरोख्त हो रही थी, ज़मीनें बिक रही थी और फिर लोग आ रहे थे, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे और फिर हम लोगों की ज़मीन संकुचित होते जा रही थी। जो पुश्तैनी लोग यहाँ पर बस रहे हैं ना, हमारे दादा, हमारे पिताजी, तो मेरे मन में क्या आया कि क्यों ना, जैसे बाहर के लोग बना रहे हैं, उनके पास पैसा है, तो हम भी यहाँ पर इस तरह का कुछ बनाएं जिससे हमारा संस्कृति का संरक्षण हो, जिससे यहाँ पे लोग बाहर के लोग आएं और वो हमारी जो उत्तराखंडी संस्कृति है उसके विषय में जानें। और फिर पैसे की कमी थी तो फिर इस तरह के स्ट्रक्चर भी हमने बनाए कि कम पैसे में जो ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाए और हम जो हमारी इच्छा है फलीभूत हो जाए। सर लिटरली मैं तो आपसे आइडियाज़ लेना चाहूँगा कि कम पैसे में अगर हम इतनी खूबसूरत जगह बना सकते हैं तो शायद पैसों की ज़रूरत ही नहीं हमें ज़्यादा। बिकॉज मैं आया, आप एक हाथी के भी यहाँ पे उस मूर्ति टाइप की बनी हुई है, वो पत्थर से होके, और उसके बाद यहाँ पे भी देखेंगे तो एक घोड़े के प्रकार का आपने बना रखा है, तो मतलब बहुत खूबसूरत है। जी जी, वही कह रहा हूँ कि देखने वाले के मन की खूबसूरती जो है वो चीज़ को उसी नज़र से देखती है, क्योंकि आप खुद एक व्लॉगर हैं, आप खुद चीज़ों को लोगों के बीच में प्रेजेंट करते हैं, तो आपको मेरा किया हुआ प्रयास अच्छा लगा होगा। ये चिपूट से हमने स्ट्रक्चर खड़े किए, बहुत ज़्यादा गारा सीमेंट वगैरह लगाने की ज़रूरत मैंने नहीं समझी और हल्के स्ट्रक्चर यहाँ पर बने, लोग आएँ, हमारे कुमाऊनी भोजन वो करें, जो हमारे जितने भी ना, बड़ा है, पूरी है, रायता है, रस भात है, डुबके हैं, भट की चुड़कानी है, इसको लोग खाते हैं। हम इनके कंटेंट भी उनको बताते हैं कि इनमें क्या ग्रेडियंट होते हैं और बड़े खुश होते हैं वो लोग। हम उनको बताते हैं कि एक औषधि के रूप में भी काम करते हैं। और फिर आपने मेरी सराहना की सूरज, मुझे बहुत अच्छा लगा। सही, अभी मैंने खाना भी चखा, बहुत स्वादिष्ट था, बहुत अच्छा था लिटरली। और सर एक और सवाल यहाँ इस रिजॉर्ट से रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो मुझे इसमें अभी तक सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा, जो वो हट्स हैं। जी सर, मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए प्लीज वो वाला। नहीं, मुझे अच्छा लगेगा जब आप जैसे युवा उत्तराखंड में इस तरह के हट्स वगैरह बनाएंगे और लोग, देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम 5 स्टार फैसिलिटी का कोई यहाँ पे होटल बनाने की सोचें, न तो हमारे पास उतना पैसा है, न हम उन लोगों से compete कर सकते हैं, उनकी और हमारी कोई तुलना नहीं, तो भाई ये है कि जो पितरों का आशीर्वाद है, जमीन है, सस्ते से सस्ता और अपनी पहाड़ी उत्तराखंडी संस्कृति को परिचय कराने का। हर संस्कृति महान होती है। अगर आप गोवा में जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति से देखते हैं, आप इधर केरला साइड जाते हैं तो आप वहाँ उनके तरह के निवासों में रहते हैं, बड़ा आनंद आता है वहाँ ना। अगर आप हिमाचल जाइएगा, लद्दाख जाइएगा, जब सब लोग अपने अपने कल्चर को प्रमोट करते हुए लोगों को बुला रहे हैं, फिर यहाँ भी अगर हमने वैसा ही बना दिया तो उनको फिर दिल्ली में ही रहें, बॉम्बे में ही रहें। इसलिए थोड़ा हटके, और जो कॉन्सेप्ट आप कह रहे हैं मुझे खुशी होगी, बस सिंपली उसमें कुछ है नहीं, मतलब हमने चाहा कि मतलब जो क्लीनलीनेस होनी चाहिए,
फर्श बहुत साफ होना चाहिए, बाथरूम्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। मतलब हम गंदगी से समझौता नहीं होगा गांव के नाम पर, लेकिन आपकी जो बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो बाकी जो मटेरियल लगा हुआ है वो गांव से संबंधित होना चाहिए। और समय समय पर हर चीज होनी चाहिए, उसको सैनिटाइज भी करना चाहिए, स्टरलाइज भी करना चाहिए, ताकि लोग आएं स्वस्थ रह के हमारी उत्तराखंडी संस्कृति का आनंद लें। जी सूरज, बहुत अच्छा लगा जान के। एक अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर तो हम लोगों को फॉलो करना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरों को, और जब बाहर से भी लोग आते हैं तो वो लिटरली खुश होते हैं ये चीज़ देख के, क्योंकि उनको जब यहाँ के कल्चर के बारे में पता चलता है, यहाँ के ट्रेडिशंस के बारे में पता चलता है, तो वो भी उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत बात आपने बोली है। तो सर एक किस्सा मैंने सुनने में आया था कि हाँ मोदी जी आए थे। जी जी, केदारनाथ। केदारनाथ जी। तो उसके बारे में आप कुछ हमें बताएंगे? मुझे अच्छा लगा कि मतलब जिन लोगों को हम कभी मन से मानते हैं, कि जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं, यदि उनके सामने बैठ करके उनके सामने बोलने का अवसर मिल जाए तो उससे बड़ी खुशी की बात क्या है। जब मोदी जी केदारनाथ में आए थे, वो दिवाली का दिन था, वो मतलब दिवाली के नेक्स्ट डे उनको आना था। तो वहाँ से डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर से और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड से फ़ोन आता है कि हेमंत जी आपको आना है। तो मैं थोड़ा मतलब मुझे लगता है कि अपने घर की दिवाली छोड़कर मैं वहाँ जाऊँगा, घर वालों को भी बुरा लगेगा। लेकिन मेरी दीदी कहती है नहीं जाओ, पूरा उत्तराखंड अपना घर है, पूरा भारत अपना घर है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं और फिर जनता की सेवा करने जा रहे हो, जाओ। मैं वहाँ जाता हूँ, तैयारियाँ होती हैं थोड़ा बहुत जितनी भी थी, और फिर बाकी घिड़ियाल सर उस समय वहाँ पर मिलते हैं मुझे, वहाँ के तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय। फिर 2 स्टेज बनाए जाते हैं, एक में मतलब स्टेज एक ही है, उसको बीच में बैरिकेड कर दिया जाता है। इधर मैं होता हूँ, उधर वो होते हैं, मोदी जी और हमारे महामहिम राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी, धन सिंह रावत जी, हमसे शिक्षा मंत्री। बस उसके बाद मुझे बोलने के लिए कहा जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसा बोलूं ताकि मोदी जी के कानों में उत्तराखंड के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जाए, ये मेरा लालच होता है। ठीक है, मैंने बोलना शुरू किया, उत्तराखंड की जानकारी देनी शुरू की, क्योंकि जहाँ से हेलीपैड से वो उतर करके वहाँ तक आए, पूरा माइक वहाँ पर लगे थे, साउंड सिस्टम, तो वो सुनते हुए आए। उसके बाद वो मंदिर के भीतर गए और उन्होंने करीब 20-25 मिनट पूजा की। तो मुझसे कहा गया कि वो तो मंदिर के भीतर हैं और आप बोलिए, आप बाहर हैं तो आप तो बोलते रहिए, जनता को रोके रहिएगा। लेकिन मैंने कहा कि अगर वो इतने स्वस्थ मन के साथ, पूरे अटैचमेंट के साथ, पूरे जुड़ाव के साथ वो आराधना कर रहे हैं बाबा केदार की, तो मुझे बोलना उचित नहीं। मैंने बिल्कुल डिनाई करता गया, मैं बिल्कुल शांत रहा। तो शायद उनके मन में भी ये रहा होगा कि बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं किया एंकर ने या कुछ। आए, फिर उन्होंने बोला, फिर अपनी बात रखी, फिर जो कार्यक्रम होने थे मैंने बोला। अंत में जैसे ना स्टेज होता है, घूमते हुए थोड़ा इधर को आए और उन्होंने ऐसा किया, फिर यूं किया। तो मैंने तो यही अर्थ लगाया कि ये मुझे भी अपनी दिशा में बुला रहे हैं। लेकिन उसके बाद कुछ हमारे गढ़वाल के कुछ कार्यक्रम होने थे, मैं मन में बिल्कुल मेरे मन में चलता रहा कि मोदी जी ने पहले आशीर्वाद दिया ऐसे और उसके बाद यूं किया, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, संभवतः बुला रहे हों या कुछ कहना चाह रहे हों या नज़दीक से आशीर्वाद देना चाह रहे हों। उसके बाद फिर जब कार्यक्रम हो गया और वो गए, मैंने गढ़वाल के उस कार्यक्रम के विषय में भूमिका बांधी, कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, मैं भागा मोदी जी के पीछे पीछे हेलीपैड की तरफ को। अब खैर वो वहाँ से पलट करके फिर उन्होंने यूं किया। अब वहाँ पे तो सैकड़ों लोग होंगे, पता नहीं किससे क्या मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि वहाँ पर भी उन्होंने जो ये किया, उन्होंने वहाँ से भी आशीर्वाद दिया है। तो मेरे स्मरण में हमेशा रहता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विशेष मेरे लिए का, लेकिन मुझे अनुभूति हुई कि उन्होंने मुझे संकेत किया, तो वो यादें हमेशा बनी रहेंगी। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान के। और एक चीज़ और अगर पूछना चाहूँ, जी अगर आपकी इजाज़त है तो मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि सर मैं भी कभी कभी कविताएं लिख लेता हूँ। वाह, मैंने आपका संकलन देखा है सूरज जी। शुक्रिया। बल्कि कुछ कविताएं पढ़ी हैं और कुछ कविताएं भी पढ़नी शेष हैं। थैंक्स सर। तो सर आप कविताएं भी लिखते हैं? जी, आप हिंदी में, पहाड़ी में भी लिखते हैं, पहाड़ी भाषा में, और उसके अलावा
आप सॉन्ग्स भी लिखते हैं। जी तो सर ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जैसे मैं अगर आपको सर बात बताऊँ, मेरे एडमायरर मैं ज़्यादातर कुमार विश्वास जी को, राहत इंदौरी जी, स्वर्गीय राहत इंदौरी जी और शैलेश रोड़ा जी, मैं इनको ज़्यादातर सुनना पसंद करता हूँ, इनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ। जी सर तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको ये प्रेरणा या कैसे, या जी, आप इस सफ़र के बारे में। जी बल्कि मैं बताता हूँ आपको सूरज, मैंने आपकी जो माँ पे आपने कविता लिखी है, माँ मेरा पसंदीदा विषय है। दीपांशु जानते हैं, सूरज गोस्वामी जी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, माँ मेरा पसंदीदा विषय है। माँ पे मैं बहुत कुछ लिखता हूँ और मुझे मुनव्वर राणा जी के साथ भी मंच शेयर करने का अवसर मिला है। उन्होंने माँ पे बहुत अच्छी लिखी है। कुमार विश्वास जी के साथ अभी बल्कि 12 जनवरी ना स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है, तो उस दिन भी मुझे मुख्यमंत्री आवास में एक कार्यक्रम था, तो मुझे एंकरिंग करने के लिए बुलाया गया और कुमार भाई को हमने सुना, बहुत अच्छा लगा। तो ये सारे कवि, मैं जो फिर इंस्पिरेशन की बात आती है, कुमार को कौन, कुमार विश्वास जी को तो सभी अपना मानते हैं, लेकिन उम्र के हिसाब से जब मैं छोटा था तो सबसे पहले यहाँ शेरदा अनपढ़ आए थे, गीत और नाटक प्रभाग में, हमारे कुमाऊनी के बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित बल्कि गाथा पुरुष हैं, वो आए थे। उन्होंने सबसे पहले कविता सुनाई। मैं 6-7 साल का रहा हूँगा, तो मुझे उस दिन पता लगा कि एक व्यक्ति मंच पर खड़े होकर कुछ कहता है और सब सुन करके हंसते हुए अच्छा लगता है, पहली बात। उसके बाद में थोड़ा बड़ा हुआ और फिर मैं उन दिनों DD1 एक ही आने वाला हुआ, तो मुझे वो बहुत पसंद थे। मैंने, और ईश्वर ने, अब अभी आप देखिएगा मेरे पास बहुत सारे चित्र भी लगे हैं यहाँ, तो जब वो कविता करते थे अशोक चक्रधर, तो मैं बिल्कुल उनको फॉलो करता था और मुझे अच्छा लगा। एक बार मैं एटा मिरहची कवि सम्मेलन में गया, मैंने कविताएं पढ़ी, तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि अब ये बात मुझे व्लॉग में कहनी चाहिए या नहीं, उन्होंने कहा कि नया अशोक चक्रधर पैदा हो गया। तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा अवार्ड था वो। तो फिर लखनऊ हो गया, रुद्रपुर है, बहुत सारी जगह हूँ मैं, जैसे अभी देहरादून में, बल्कि उस दिन उन्होंने कहा कि आज तो संचालन हेमंत भैया करेंगे। आपने देखा होगा कि मेरी कविताओं में कहीं ना कहीं उनकी अनवार, उनकी झलक आ जाती है, अंत में कहीं ना कहीं कोई मैसेज जाने अनजाने आ जाता, तो वो मेरे, और बाकी ईश्वर ने ऐसी कृपा की कि संस्कृति विभाग उत्तराखंड, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश, या फिर 26 जनवरी, 15 अगस्त, या अलग अलग जो कवि सम्मेलन होते हैं अलग अलग समयों पर, भारत के सभी लब्ध प्रतिष्ठित कवियों के साथ मुझे बैठने का सौभाग्य मिला है। बल्कि मैं संकोची स्वभाव का हूँ, कई बार तो मैं खुल के पाँव छूने में भी संकोच करता हूँ। चुपचाप गए, सरक करके और पाँव छू लिए। एक बार मैं पकड़ा भी गया, नीरज जी ने कहा क्या कर रहे हो ये, मैंने कहा सर पाँव छू रहा हूँ, तो सामने से छू, उन्होंने कहा भी है, तो मैं संकोच करता हूँ। तो ये ईश्वर की कृपा है। मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जो, अगर आप सच्चे मन से माँ शारदा की आराधना करेंगे ना, जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, चाहे वो शैलेंद्र रोड़ा जी हों, चाहे वो कुमार विश्वास जी हों, चाहे, अब वो तो बेचारे दिवंगत हो गए, हमारे कौन से कवि हैं, राहत इंदौरी साहब, तो आपको बिल्कुल ईश्वर चाहेगा उनके बगल में बैठ के कविता करने का मौका मिलेगा, लेकिन आप बिल्कुल आराधना करते रहिए माँ शारदा की। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपके साथ आज बैठा हूँ, बिकॉज मैं कविता ज़रूर करता हूँ, लेकिन मैं कभी ऐसे किसी कवि के सामने ऐसे बैठ के ना मैंने कभी उनसे बातचीत करी है ना, ऐसे मतलब टीवी में मैंने बहुत देखा है इंस्पिरेशन, लेकिन आपसे जो मुझे इंस्पिरेशन आज मिल रही है, आप मुझे बहुत ही, मेरे गूज़बम्स लिटरली इस समय खड़े हो रहे हैं, बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एट दिस मोमेंट। और सर आपसे मेरे 2 सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा, बिल्कुल, फिर इस, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी भी नहीं करते हैं, तो सर एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, मैंने बहुत सुना है यूट्यूब में हेमंत जी की कहानियों के बारे में, बहुत, मतलब मैं सर्च भी मार रहा था तो मैंने देखा भी, मैंने वीडियोस भी देखी, तो सर मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आपका एक मैसेज होता है हर चीज़ में। जी जी जी, तो बिल्कुल इसके पीछे कहानी है। मैं बहुत, जैसा मैंने पहले भी कहा कि बहुत ही संकोच कभी अपने बारे में बताने में मुझे अजीब सा लगता है कि आगे जो बैठा है वो यकीन करेगा या नहीं करेगा, ऐसा भी डर लगता है कभी मुझे। हुआ क्या कि मैं कहानियाँ, कविताएं और इस तरह के किस्से सुनाया भी करता हूँ, क्योंकि एंकरिंग में कभी कभी क्या होता है कि आपके पास बहुत टाइम होता है चीफ गेस्ट के आते समय, फिर आप उजूल फजूल बातें ना करके अगर कोई काम की 1-2 बातें कर लेते हैं तो फिर वो अच्छा होता है। तो मैं कभी सुनाता हूँ। तो एक दिन दीपांशु कुंवर जी हैं हमारे,
बहुत अच्छे कवि हैं, युवा रचनाकार हैं, और वो हमारे साथ नाटकों में भी रहे, छोटे थे पढ़ने के दिनों में। उन्होंने कहा कि सर आप कोई चैनल में इनको संग्रहित कर लीजिएगा, कलेक्ट कर लीजिए। कहीं कागज़ वागज़ का ज़माना नहीं रहा, आपने लिखे हैं, छपी हैं, लेकिन आप उनको कलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने कहा मैं तो टेक्निकली बहुत ही वीक हूँ दीपांशु, मुझे नहीं आता। उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप मोबाइल में बोलिए और मुझे दे दीजिएगा, बस भेज दीजिए। फिर बाकी वही उसका निर्देशन करते हैं, वही बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, कभी और तो और पोस्टर्स वो बनाते हैं, बीच में म्यूजिक डाल देते हैं, जहाँ पे ज़रूरत होती है जिसको ऑटोमेशन कहते हैं, वो सब करते हैं। कि वो हमारे बड़े अच्छे बच्चे हैं, मेरे पास आते हैं, बातचीत करता हूँ और मुझे लगता है मेरी उम्र के हैं वो, इतने गांभीर्य उनके भीतर है। तो फिर दीपांशु उसको निर्देशित करते हैं, बल्कि एडिट करने में उनके बहुत सारे साथी हैं, सहयोगी हैं। तो वो आती हैं कहानियाँ, और अगर व्यूअर्स कम बाकी जितने भी मिले, लेकिन बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, और उनके कमेंट्स पढ़ करके मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। क्योंकि मैं जो बात मैं अब जज्ब किए रहता हूँ, अगर मेरी उम्र 60 साल है, 60 साल तक जो अनुभव मेरे अंदर पनप रहे हैं, पल रहे हैं, अगर मैंने उनको रिप्रोड्यूस किया और सेम वे में अगर आपने सूरज उनको समझ लिया, तो समझिए मेरी जो है कहानी जो है सफल हो गई। तो हेमंदा की कहानियाँ इसलिए मैं रोज़ और बिल्कुल बिना नागे हर सैटरडे के दिन में डालता हूँ, और मेरी अभिव्यक्ति का एक वो बहुत ही अब पुख्ता वो एक माध्यम बन चुका है। तो दोस्तों हर सैटरडे सर की कहानियाँ आती हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके सर को फॉलो भी करिए और उनकी कहानियाँ सुनिए, तो आपको एक मैसेज भी मिलेगा। ये सर आपको पुरस्कार मिला है, मैंने सुना जी था। जी जी, उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा हमारे बताइए। मैं ऐसा हुआ ना, मैं आपको बताऊं सूरज, हम लोग बहुत छोटे थे, मेरे पिताजी उस ज़माने के पढ़े लिखे हैं, 1918 की उनकी पैदाइश रही, तो उस ज़माने के पढ़े लिखे, बहुत अच्छे इंग्लिश फ्लुएंट बोलते थे, लखनऊ में जॉब करते थे, घरेलू परिस्थितियों के कारण यहाँ आए, नैनीताल में जॉब की, फिर घर में और दिक्कतें आई, तो उन्होंने क्या किया, उस ज़माने में ये मतलब यहाँ पर बहुत छोटी खेती थी, तो पढ़ने में तो बहुत अच्छे, मतलब बड़े स्टूडियस रहे वो, तो उन्होंने पढ़ करके अनसीजनल खेती, जैसा आज इतना अभियान चल रहा है, पोली हाउसेज बन रहे हैं और क्या क्या बन रहे हैं, मॉडर्न खेती हो रही, उस ज़माने में उन्होंने जो छोटे छोटे खेतों में तरह तरह की सब्जियां इनोवेट की, और उनको भी बहुत सारे ICAR IARI से पुरस्कार मिले मेरे पिताजी को। तो फिर घर में क्या था, पढ़ने पढ़ाने का माहौल था, गांव के छोटे छोटे बच्चे आते थे। अब बच्चे क्या हैं देखिए, अगर मैं 6 साल का हूँ, मेरे से बड़ी दीदी 10 साल की, उससे बड़ी 12, उससे बड़ी 14, उससे बड़ी 16, तो क्या होता था कि जैसे 4-5 साल के बच्चे होंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, 6-7 के होंगे तो मुझसे बड़ी दीदी पढ़ाएगी, तो पूरे घर में एक किस्म का स्कूल था, और बहुत ही नॉमिनल फीस होती थी नाम मात्र को, तो pढ़ने पढ़ाने का माहौल बन गया। तो मेरी दीदी, फिर उससे बड़ी दीदी, सब टीचर हो गए। अब टीचर हो गई तो मेरा जो पहला शौक था वो पढ़ाने का था, मैं पढ़ाता था, तो लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, बच्चों ने रिकॉग्नाइज किया, शिक्षकों ने रिकॉग्नाइज किया, अधिकारियों ने रिकॉग्नाइज किया, जनता ने रिकॉग्नाइज किया। तो मुझे महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्री APJ कलाम साहब के हाथों 2002 के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिला शिक्षा के क्षेत्र में, और 2007 में फिर मेरी दीदी को मिला, मेरी सगी दीदी जो मुझसे बड़ी से बड़ी है। तो एक पढ़ने पढ़ाने का और एक टीचर बनने का शौक हमारे अंदर जो पल रहा था, वो लोगों ने पहचाना और उसमें हम लोग पुरस्कृत हुए। उसके अलावा नेहरू युवा केंद्र के पुरस्कार होते हैं, युवा पुरस्कार मिले, और संस्कृति के क्षेत्र में मोहन उप्रेती शोध संस्थान से कौस्तुभ सम्मान मिला। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, और मैं उस लायक था या नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, मुझे अच्छा लगता है। सर ये तो बहुत अच्छी बात है सर, ज्ञान बांटना किसको नहीं, मतलब अगर किसी को ज्ञान मिल जाए उससे बड़ी बात क्या हो सकती है किसी के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बने रहिए जर्नी विद SR जी के साथ। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।